हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेनिया। ये साइकेट्रिक के सब्जेक्ट में आप बनाओगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि उसमें बनाओगे। वैसे ही एनसीपीज़ की तरह ये बनेगा जैसे कि और एनसीपी बनते हैं। पेशेंट का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा, तो सेम आइडेंटिफिकेशन डाटा ही लिखना है इसमें। और डायग्नोस आपको पता है क्या है, मेनिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेनिया क्या होता है। मेनिया एक मूड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। पेशेंट का मूड काफ़ी एलिवेट हो जाता है इसमें, और पेशेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिविटी उसकी देखी जाती है इसमें। और जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है ना, वो भी मेनिया में देखा जाता है। मेनिक पेशेंट में काफ़ी एक्टिव रहता है, और ये पेशेंट ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल भी थकता ही नहीं है, चलता फिरता भागता दौड़ता इस तरह का पेशेंट है। और अच्छे से बातचीत करना, यानी कि अच्छे से भी नहीं, बहुत ही जल्दी जल्दी बातचीत करना। डिप्रेशन का बिल्कुल ही ऑपोजिट आप समझ लीजिए, उसको हम मेनिया कहते हैं। तो जैसे कि मेनिया वाला पेशेंट आपको मिल गया, तो कुछ उसकी चीफ कंप्लेंट्स होती है जो कि आप उनमें मेनली नोटिस करोगे, तो वो हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव वो पेशेंट रहता है। आप अगर उससे बातचीत भी करोगे, उसका हिस्ट्री कलेक्शन भी करने जाओगे, कुछ भी उससे डाटा लेने जाओगे ना, तो वो चलता फिरता ही आपको डाटा देगा अपना। एक जगह बैठ कर वो आराम से बातचीत कर ही नहीं सकता मेनिक पेशेंट। मूड चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी इरिटेबल भी वो हो सकता है वो आप कुछ बात करो और आपके थप्पड़ लगा दे, कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। इलेशन इरिटेशन टू इलेशन, इरिटेट भी हो सकता है वो, ठीक खुश भी हो सकता है। और रैपिड चेंज इन द टॉपिक ऑफ स्पीकिंग फोर्सफुली कॉन्टीन्यूसली। आप कुछ पूछोगे वो बातचीत तो करेगा, आपको वो टॉपिक के बारे में बताएगा, आप उनसे घर के बारे में पूछोगे बताएगा, लेकिन वो अपना टॉपिक एकदम से चेंज भी कर सकता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी वही लिखा है, पेशेंट इज़ शोइंग डिल्यूजनल बिहेवियर ऑफ डूइंग हाई रिस्क एक्टिविटी। डिल्यूजन देखने को मिलता है इसमें, और डिल्यूजन भी कौन सा, पेशेंट समझेगा बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। ग्रैंडियोसिटी जैसा इसमें डिल्यूजन देखने को मिलेगा, उसका थॉट ऐसा रहेगा। फिर हम प्रेजेंट इलनेस लिख देते हैं पेशेंट की, कि कब से है, तो ड्यूरेशन लिखना है आपको। मोड ऑफ ऑनसेट, तो ये क्रॉनिक तो नहीं है, अक्यूट में है ये प्रॉब्लम। कोर्स लिखना है तो एपिसोडिक है। इंटेंसिटी सेम है, मतलब एक जैसा ही उसका बिहेवियर रह रहा है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कौन से ऐसे कारण हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये है। तो फॉल्टी फैमिली डायनेमिक्स ड्यूरिंग अर्ली एज ऑफ चाइल्ड पेशेंट, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है। उसके बाद हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इलनेस के बारे में। लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो, छोटा एनसीपी अगर आप बनाना चाहते हो ना। वरना तो अगर आप एक अच्छा एनसीपी बनाना चाहते हो तो आप लिख लीजिए इसको, काफ़ी अच्छा एनसीपी बना हुआ है ये। तो इसमें सिर्फ प्रेजेंट इलनेस की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कुछ लाइंस में, कि मेनिया में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या पेशेंट में दिखा जा रहा है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। मैं कह रही हूँ इसे आप छोड़ भी सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स बता दिए गए हैं, ये देखिए। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, यानी कि कौन सा उसका मैनेजमेंट, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मूड स्टेबलाइजर इसमें देते हैं। लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है किस किस में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में, एक तो बाइपोलर में और एक मेनिया में। ये उसकी डोज लिखी है। क्लोनाजेपाम भी दी जाती है। क्लोनाजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन है, या फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग के अंदर जो क्लासिफिकेशन होती है बेंजोडाइजेपिन, उसके अंडर में ये आती है क्लोनाजेपाम। ये सब उनको दिया जा रहा है। पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है तो वो नोट करना है, नहीं तो देखो नो प्रीवियस एपिसोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। रिमिशन इनकम्प्लीट, रिमिशन होता है एक रिकरेंट होता है। रिमिशन में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम की, जैसे कि कोई मेनिया का पेशेंट है, वो अभी तो मेनिया वाली कंडीशन से गुजर रहा है, उसे प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वो रिमिशन वाली कंडीशन है। और फिर उसका रीअकरेंस होने को रीअकरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड 5 to 7 days। ट्रीटमेंट आउटकम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ट्रीटमेंट आउटकम में क्या है, रिलीफ फ्रॉम सिम्टम, यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, यानी कि कौन से कारण उसको बढ़ा दे रहे हैं प्रॉब्लम को।
तो फॉल्टी फैमिली डायनेमिक्स, फैमिली में जो कुछ भी चेंज आ रहे हैं बर्ताव में, घर वालों के बर्ताव में, या कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट का जो कंडीशन है, बीमारी है, वो और बढ़ जाती है। फिर ये तो नॉर्मल है, हिस्ट्री आपको लिख लेना है पेशेंट का, आप उनसे पूछ करके लिख सकते हो, फैमिली ट्री आराम से बनाना है और पेशेंट को रिप्रेजेंट करना है अलग से। ये पर्सनल हिस्ट्री लिख दी गई है, पेशेंट से पूछ करके लिख सकते हो आप, जैसे कि एंटेनाल पीरियड में क्या रहा था, उसकी मम्मी से पूछ सकते हो आप, या उनसे खुद से पूछ सकते हो जो भी उनको नॉलेज है उस बारे में। या इसमें तो मेनली ये रहेगा कि फैमिली मेम्बर से भी आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की प्रॉब्लम की। तो बर्थ हिस्ट्री है, बर्थ क्राई, बर्थ डिफेक्ट, ऐसा कुछ भी देखने को मिला है तो नोट करना है। पोस्ट नेटल में कोई मम्मी को प्रॉब्लम थी नहीं। चाइल्डहुड हिस्ट्री पेशेंट की बतानी है, ये सारा है। कैसी कैसी यानी कि डेवलपमेंट पेशेंट की रही है। फिर एजुकेशनल हिस्ट्री, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, कुछ स्कूल में ऐसा ना हुआ हो जिस वजह से हमारा पेशेंट आज मेनिया का मरीज बन चुका है ना। तो कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। एट द एज ऑफ बिगिनिंग फॉर्मल एजुकेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप विद पीयर एंड टीचर्स, यानी पीयर ग्रुप आप समझते हो, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में दोस्ती यारी। फिर स्कूल फोबिया नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला हुआ है। पेशेंट की प्ले हिस्ट्री देखनी है कि वो क्या क्या खेलता था, कौन सा गेम में वो ठीक था। तो प्ले मेट्स यानी कि जो साथ में खेलने वाले हैं उनके साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं था। बाकी तो गेम्स हैं पेशेंट की लिखी हुई। इमोशनल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट, तो इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे। स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ का आएगा, इमोशनल प्रॉब्लम आएगा। फिर प्यूबर्टी का है, तो एट द एज ऑफ अपीयरेंस ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक, एंग्जाइटी रिलेटेड टू चेंज, येस। एट एज ऑफ मेनार्के, तो जैसे कि फीमेल पेशेंट है तो उसमें आप नोट करोगे ये सारा कुछ फीमेल पेशेंट का आ गया यहाँ पे। फिर ऑक्यूपेशन वाला हिस्ट्री लिख लेना है पेशेंट का कि क्या वो काम करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट से आपको ये सारा कुछ पूछ करके लिखना है। प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी, interpersonal relationship, family and social relation, predominant mood, usual stress response, attitude towards other and self। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको फिल करने हैं। आप उनको ऑब्ज़र्व करके और उनकी फैमिली मेम्बर से पूछ करके ये फिल कर सकते हो। इसमें देखिए प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ है, यानी कि पेशेंट अभी तो बीमार है, मेनिक पेशेंट है हमारा, लेकिन वो इस प्रॉब्लम से पहले उसकी कैसी पर्सनैलिटी थी। प्री यानी कि पहले, और मॉर्बिड तो आप समझते हो मॉर्बिडिटी यानी कि डिजीज़ रेट को कहते हैं, मॉर्टेलिटी डेथ रेट को कहते हैं, तो मॉर्बिड उससे आप समझ लीजिए। तो यही है इसमें। तो इसी में पूछा गया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसका एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है पेशेंट जो काफ़ी घूमने फिरने वाले होते हैं, बातचीत करते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। साइकोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं, क्लासिफिकेशन दी गई है ये, तो उसमें 2 टाइप डिवाइड करे गए हैं। तो एक्सट्रोवर्ट आप समझ गए हो, मैंने आपको बता दिया, जो काफ़ी खुश टाइप के होते हैं, घूमने फिरने वाले लोग उस टाइप के होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो लोग खुश होते हैं। अब उसका जो नेक्स्ट है वो है रिलीजियस बिलीव्स एंड मॉरल एटीट्यूड कैसा है। तो हिंदुज़म है, जो भी आप उनका कास्ट है वो आप लिख सकते हो। फैंटेसी लाइफ क्या है, तो ड्रीम्स इन विच शी इज़ सुप्रीम कैन डू ये ही इसका एंड थिंग इट इज। तो फैंटेसी में यही है कि जो पेशेंट है हमारा वो ऐसा सोच रहा है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा सबसे ऊपर है, सुप्रीम है और वो सब कुछ कर सकता है।
तो अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। तो पेशेंट का क्या क्या डायग्नोसिस हो चुका है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, रेडियोलॉजी भी हो सकता है इसमें, ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं इसमें। तो बुक्स में क्या बताया गया है और पेशेंट में क्या है, ये सारा इसमें बताया गया है अच्छे से। इसमें हार्मोनल स्टडी फॉर इम्बेलेंस बिटवीन कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक सिस्टम, एक ये है, ठीक है। सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं इसमें पेशेंट का, और हिस्ट्री तो लेना ही है, ठीक है। प्रीवियस ब्रेन को इंजरी, ट्विन और एनी क्राइसिस सिचुएशन, बर्थ के टाइम कुछ भी ऐसी हिस्ट्री रही हो तो वो नोट करना है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यंग मेनिया रेटिंग स्केल, ICD-10 क्राइटेरिया, इसमें वो सारी डिजीज़ जो होती हैं वो आती है ना, F1 F2 इस तरह से आती हैं, तो वो सारा आ गया इसमें, बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम। और बाकी तो डायग्नोज जो होता है वो लक्षण के आधार पे भी किया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, आपने देखा होगा, उनके लिए टेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, देख कर ही, उनके लीजन को देख कर ही हम डायग्नोज कर देते हैं कि स्किन में ये है भाई, सोरासिस है ये, तो या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ये चिकन पॉक्स के निशान है, या फिर ये मीज़ल के हैं, कुछ भी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो साइन एंड सिम्टम के बेस पे हम कर सकते हैं। पेशेंट में क्या क्या हुआ है, तो पेशेंट में हमने देखा कि भाई एक्सेसिव लेवल है इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है। हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली का फॉल्टी, फैमिली डायनेमिक्स है, प्रॉब्लम है फैमिली में। और ये वाला जो किया तो उसमें स्लो स्कोर है 27 है, मॉडरेट होता है ये। ICD ये फुलफिल है, ये हो गया, हमने चेक कर लिया है। साइन एंड इंडिकेट अक्यूट मेनिक एपिसोड, इसमें तो फाइंड आउट हो ही गया कि मेनिया है। अब है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजी में लिथियम देना होता है, ये इसकी डोज है 900 से लेके 1200 mg पर डे। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो 900 से लेके 1200 mg पर डे दे सकते हैं लिथियम को, ठीक है। और इसके साथ सोडियम को ज़रूर देना होता है, क्योंकि जब ये बाहर निकलता है ना, तो सोडियम के साथ ही बाहर निकलता है। तो अगर सोडियम ही कम लेंगे तो ये बाहर ही नहीं निकलेगा और फिर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कार्बामेज़ेपाइन ये भी दे सकते हैं पेशेंट को, और सोडियम वालप्रोएट, ये सारी ही एंटीमेनिक ड्रग कह लो आप, ये बोलते हैं कि मूड स्टेबलाइज़र होती हैं, ये मूड स्टेबलाइज़र होती हैं ये ड्रग्स। और इन दोनों को तो एंटी कन्वल्जेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। पेशेंट को लिथियम दिया जा रहा है और सोडियम वालप्रोएट भी दिया जा रहा है। ECT भी इसमें देना चाहिए, ECT की थेरेपी भी चलती है इसमें, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और साइको सोशल ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है। साइकोथेरेपी जो होती हैं वो वाली, फैमिली मैरिटल थेरेपी, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली थेरेपी इसमें इंक्लूड हम करते हैं। अब है नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। तो असेसमेंट करना है आपको, कैसी सीवियरिटी है प्रॉब्लम की, क्या कॉज है, पेशेंट क्या लिखा है ये, रीअश्योरेंस, असेस द इफेक्ट ऑफ पेशेंट बिहेवियर अदर पीपल, असेसमेंट करना है मूड का, थिंकिंग का, परसेप्चुअल एक्टिविटी का, स्लीप देखना है कैसा है पेशेंट का, स्लीप, स्पीच कैसा है। नर्सिंग डायग्नोस आप क्या क्या बना सकते हो देखिए। तो आपको एनालिस्ट करना है और फिर एक्सप्लेन करना है डायग्नोस। हाई रिस्क फॉर इंजरी, इसमें रहेगा पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, इसीलिए तो इसमें एज एविडेंस में क्या लिखेंगे, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन दीज मूवमेंट्स। फिर नेक्स्ट जो है वो है हाई रिस्क फॉर वायलेंस रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, डिल्यूजन, थिंकिंग, हेलुसिनेशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का आ सकता है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी टू सिट। पेशेंट चलता फिरता ही रहेगा, खाएगा ही, मतलब बैठेगा ही नहीं, कैसे खाएगा, उसको तो खिलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इसमें, इसीलिए ये वाला डायग्नोस है। सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस, तो ये दो डायग्नोस हो गए आपके। सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू अनमेट डिपेंडेंसी नीड्स, लैक ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन। और लास्ट है इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू egocentric of manneristic behavior evidenced by inability to develop satisfying relationship।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, ठीक है। इसको एन आपको करना है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो अपने तक ही सीमित रहता है, औरों के बारे में उसका इतना ज़्यादा ख्याल वो नहीं रखता है। तो इसमें पेशेंट का जो सोशल इंटरेक्शन है इसीलिए इम्पेयर्ड हो जाता है, वो नार्सिसिस्टिक टाइप का हो जाता है। 1 बाय 1 करके डायग्नोसिस को एक्सप्लेन किया गया है। ये हाई रिस्क वाला डायग्नोस है। इंजरी की रिस्क रहेगी, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो आप कैसे कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे पेशेंट का इंजरी से बचा सकते हो आप, ये हमको इसमें मेन हमारा रहता है, प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला है, लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्योंकि पेशेंट जो है वो बैठता तो है नहीं, इनएबिलिटी टू सिट, तो उसको किस तरह से हम उसका डाइट उसको दे सकते हैं। तो ये है प्लानिंग, ठीक है, ये प्लानिंग है, ये वाली, ये इम्प्लीमेंटेशन है, और ये तो रैशनल है। फिर नेक्स्ट है हाई रिस्क फॉर वायलेंस रिलेटेड टू सेल्फ डायरेक्टेड, सॉरी, हाई रिस्क फॉर वायलेंस सेल्फ डायरेक्टेड और डायरेक्टेड एट अदर्स। तो ये हो गया एक डायग्नोस आपका। फिर नेक्स्ट डायग्नोस है लैक ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न हो जाएगा इसमें पेशेंट का, क्योंकि उसका जो मूड है काफ़ी ज़्यादा एलिवेट है, वो एक्टिव बहुत रहता है, तो वो कम सोएगा। उसके लिए कंप्लीट ये आप कर सकते हो प्लान इस तरह से। फिर नेक्स्ट डायग्नोस हो गया एक और डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का, उसको भी हम सेम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डायग्नोस है, ये डायग्नोस है इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू यूफोरिक मूड एंड ग्रैंडियोस आइडिएशन। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, फैमिली को और पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने की हम ट्राई करेंगे इसमें। तो ये हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को डाइट से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड, उनको कहेंगे कि रेगुलर मेडिकेशन तो लेना ही है, ओके। और बाकी थेरेपीज़ के बारे में उनको समझाएंगे, फैमिली को बताएंगे, और फैमिली को कहेंगे कि आप अपना बिहेवियर भी पेशेंट के साथ में सही रखें, ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है, उसके सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएँ। तो ये आई थिंक आपको हेल्थ एजुकेशन दिख गई है ना, ये हो गई हमारी हेल्थ एजुकेशन। और लास्ट में है बिब्लियोग्राफी, जिसमें कि ये बुक्स हैं। फिर ये नेक्स्ट है आर श्रीवनी करके बुक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, ये एक और बुक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मेनिया का एनसीपी आप आराम से इससे बना पाओगे, इसको देख करके हेल्प हो जाएगी आपकी काफ़ी।